नाज़रीन, धमाका खेज खबर सामने आई है कि यमन ने बहरा रूम के अंदर इसराइल पर हमलों का ऐलान कर दिया है। सबसे खतरनाक मरहले का आगाज हो चुका है। नाज़रीन, अगर गजा जंगबंदी का मुआहदा तय ना हुआ तो हम बगैर किसी शक व शुबे के आलमी जंग में जा रहे हैं, क्योंकि गजा से जो निकलने वाला जो चिंगारी थी वो अब शोलों में बदल चुकी है और एक ऐसी तबाही जिसको दुनिया किसी तौर पर संभाल ना सकेगी। यमन एक अजीम ताकत बनकर सामने आया है और अजीम ताकत के साथ वो इस वक्त बहरा रूम के अंदर पहुंच रहा है। इसराइल पर हमला करने के लिए तमाम रास्ते इसराइल के बंद किए जा रहे हैं। कोई जहाज, दुनिया का कोई जहाज इसराइल तक पहुंचने ना दिया जाएगा। दुनिया से कोई चीज इसराइल तक पहुंचने ना दी जाएगी। मुकम्मल मुहासरा करने का इसराइल के एतराब में मुकम्मल मुहासरा करने का इस वक्त प्लान जो है वो आ चुका है और उसका बाकायदा आगाज जो है वो कर दिया गया है। अमेरिका यूरोप के नाकाम भागने के बाद नाज़रीन यमन ज्यादा पावरफुल होकर, ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर यहां पर सामने आया है। तो बात यह है कि अमेरिका यूरोप को तो यमन ने ऑलरेडी भगा दिया है, तो पीछे कौन सी ताकत बची है जो इसराइल को बचा सकेगी। देखें, अगर अमेरिका रेड सी में ना आया होता और अब यमन जा रहा होता मेडिटेरेनियन सी में, तो हम कहते हैं कि यहां पर देखें अमेरिका आ जाएगा, बर्तानिया आ जाएगा, जी फ्रांस आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, तो शायद यमन इतना कामयाब ना हो। भाई, यमन ने तो इन सारी ताकतों को ऑलरेडी शिकस्त देकर वहां से भगा दिया है, तो कौन बचाने के लिए इसराइल को आएगा। और दूसरी बात हम यह है कि बचाने के लिए आएगा तो क्या बचा सकेगा। मुझे लगता है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छा अमेरिका बर्तानिया दोबारा से आ जाए बहरा रूम के अंदर तो बचा सकेंगे। ये मतलब यमन ने एक जबरदस्त जंगी सलाहियतों का सबूत दिखा दिया है कि वो अमेरिका और यूरोप से भी नहीं संभाला जा रहा, तो वो दोबारा बहरा रूम में आ जाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे। ठीक है, तो यमन को आप रोक नहीं सकते। यानी एक ऐसी ताकत बहरा रूम में पहुंच गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। यानी इसराइल के सारे डॉक्ट्राइन ये थी कि उसको कोई हिट नहीं कर सकता, तो वो तो इसराइल को छोड़ दें, अमेरिका और बर्तानिया से वो ताकत नहीं संभाली जा रही, तो वो इस वक्त बहरा रूम के अंदर पहुंच चुकी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो ओवरऑल वाइडर कैनवस के ऊपर ग्रेट गेम में जो वाकयात हो रहे हैं, एक एक कोने से नाज़रीन आदमी जंग की आवाजें उठ रही हैं। मैं सबूत आपके सामने रखूंगा। फ्रांस ने यूक्रेन में अपनी फोर्सेस भेजने का ऐलान कर दिया और रशिया से जवाब सामने आया है कि अगर ये फोर्सेस आती हैं तो फिर तीसरी आलमी जंग का आगाज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक कोने से इस वक्त आलमी जंग की आवाजें आ रही हैं। तो यहां पर बात सिर्फ आकर रुक गई है कि अगर गजा जंगबंदी का मुआहदा हो जाता है तो दुनिया कुछ साल, जी हां, ये बाद में नोट कीजिए, दुनिया कुछ साल इस आलमी जंग से बच जाएगी। और अगर यह मुआहदा नहीं होता तो हर तरफ अब यह तबाही फैल चुकी है और ना इसराइल यहां से बच सकता है जिस तरह से उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, और ना ये जिन्होंने पिछले कई सदियों से यहां पर हुक्मरानी की है उनके इक़्तिदार का, वेस्टर्न हेजमनी के खात्मे का इस वक्त वक्त आ चुका है। यह ताज़ा तरीन और अहम तरीन तफसीलात सामने आई हैं जिसने हर तरफ खलबली मचा दी, हर तरफ। ये आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, यमन ने नेक्स्ट फेज का ऐलान कर दिया। यह 4th फेज है जिसका यमन की जानिब से ऐलान किया गया है और अब उन्होंने मेडिटेरेनियन सी यानी बहरा रूम के अंदर हमलों का आगाज कर दिया है। यह नाज़रीन हिस्टोरिक, अनप्रेसिडेंट और अनबिलीवेबल जो ताकत है उसका मुजाहरा और एक्शन है यमन की जानिब से किया गया है। अब देखिए, रेड सी से यमन शुरू हुआ, उसके बाद अरेबियन सी, अरेबियन से इंडियन ओशन यानी बहरे हिंद, और अब वहां से होता हुआ वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर पहुंच रहा है। और ये सबसे खतरनाक मरहले का आगाज है क्योंकि बहरा रूम की आप तारीख उठाकर देख लें, जंगों से भरी पड़ी, और बहरा रूम में जंग छिड़ना ये 7 अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा कोशिश ये की गई कि बहरा रूम के अंदर जंग ना छिड़े। ठीक है, बहरा रूम के अंदर जंग छिड़ने का सीधा सीधा मतलब जो है वो एक आलमी जंग है, तो उसका जो है वो अब यहां से आगाज हुआ जाता है। अच्छा, अगर आप नक्शे पर देखें तो यमन से 1600-1800 किलोमीटर दूर है यानी मेडिटेरेनियन सी, तो यमन ने इतना दूर जाकर उनको वहां पर निशाना बनाना है, तो शायद हाइपरसोनिक मिसाइलों का वक्त आ गया है उनको बाहर निकालने का, उनको इस्तेमाल करने का, या फिर उससे भी जदीद तरीन, उससे भी सरप्राइजिंग वेपन, क्योंकि यमन हर रोज एक नया सरप्राइज दे रहा है, तो शायद उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग वेपन जो है वो यमन की जानिब से इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। और अगर आप नाज़रीन देखें पिछले 72 घंटों में दुनिया कैसे बदली है, पिछले 72 घंटों में इसराइल के साथ क्या हुआ है। अमेरिका यूरोप रेड सी से निकला, तुर्की ने ट्रेड बंद कर दी,
कोलंबिया ने ताल्लुकात खत्म कर दिए। उसके बाद तुर्की, कोलंबिया आलमी अदालत में पहुंच गया। इराक ने तेल अवीव पर हमला कर दिया। बहरीन जो है वो जंग में कूद गई। तो आप देखें, इसके साथ और भी बहुत सारा। तो अगर आप देखें तो इसराइल के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, यानी तमाम इतराफ से उसको इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, बैटलफील्ड के अंदर उसको तमाम इतराफ से घेरा जा रहा है। वो एक बंद गली में आ चुका है। उसके तमाम ऑप्शन जो हैं वो इस वक्त खत्म हो चुके हैं और बड़ी तेजी के साथ इस वक्त इसराइल जो है वो अपने अंजाम को बढ़ रहा है। ये जरा आप स्टेटमेंट देखिए, याहिया सारे ने इसको अनाउंस किया है। यमन आर्म्ड फोर्सेस टू टारगेट इसराइली लिंक्ड शिप इन द मेडिटेरेनियन सी। अब नाज़रीन, किस्सा कुछ इस तरह है कि यमन ने ऐलान ये किया है कि वो इसी अनाउंसमेंट के साथ, यानी ये जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है, इसी के साथ हमलों का आगाज कर रहा है वो मेडिटेरेनियन सी में, यानी उसका बाकायदा आगाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कब होगी। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। तो बहरा रूम के अंदर जंग फैल गई है और बहरा रूम के अंदर याद रखें कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के गैस एंड ऑयल के ज़खायर भी हैं। ठीक है, तो अब हमले उन्होंने शुरू कर दिए इसराइली लिंक्ड जहाज़ों के ऊपर। अब देखें, उन्होंने कहा है कि इस वक्त जितनी भी इसराइली कंपनियां जो जा रही हैं इसराइल की तरफ, उनके जहाज़ों को हम निशाना बनाएंगे। लेकिन इससे अगली बात भी उन्होंने की है, वो ये की है कि अगर इसराइल रफा ऑपरेशन करता है तो फिर हम वन स्टेप फॉरवर्ड आएंगे और मेडिटेरेनियन सी के अंदर कोई भी जहाज जो इसराइल की तरफ जा रहा होगा, यानी किसी भी नेशनैलिटी का होगा, चाहे वो उसके यमन के साथ कोई लड़ाई है या नहीं, या वो अच्छे ताल्लुकात रखता है या नहीं, किसी भी नेशनैलिटी का, किसी भी मुल्क का, किसी भी कंपनी का जहाज होगा जो इसराइल की तरफ जा रहा होगा तो उसको निशाना बना दिया जाएगा। यानी इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त बहरा रूम में आगाज हो चुका है सिर्फ जो इसराइली लिंक्ड जहाज है उनका। ठीक है, और उससे अगला क्या होगा, जब ये अगर रफा में ये फैसला करते हैं तो फिर तमाम नेशनैलिटीज के जो जहाज हैं जो इसराइल की तरफ जा रहे होंगे उनको निशाना बना दिया जाएगा। और उससे भी अगली खतरनाक बात उन्होंने क्या की है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो ऑपरेशन जोन होगा, यानी हम अगर जो इलाका ऑपरेशन जोन डिक्लेयर करते हैं उसमें से जहाज कोई भी गुजरेगा, चाहे वो इसराइल की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, हम उसको भी निशाना बनाएंगे। मुझे बताइए, इसके बाद आलमी जंग नहीं है तो और क्या है। उन्होंने कहा जो हम डिक्लेयर करेंगे वॉर जोन, उसमें से कोई भी जहाज गुजरेगा तो हम उसको निशाना बनाएंगे। क्योंकि देखें, दुनिया फेल हुई है इसराइल को रोकने में, तो अब यमन जो है वो कह रहा है कि हमारे पास तमाम लेजिटिमेसी है कि हम जिस तरह का भी प्रेशर दुनिया के ऊपर डाल सकते हैं वो हम डालेंगे और तमाम जो हरबे हैं हम इस्तेमाल करेंगे। और उनका ऑपरेशन जोन भला कौन सा हो सकता है, ये तस्वीर जरा देखिए जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट जारी कर रहे हैं। ये जो दायरा आपको नजर आ रहा है ये उनका ऑपरेशन जोन हो सकता है। ठीक है, ये जो घूम के जाने वाले सारे जहाज हैं इन सबको भी जो है वो निशाना बनाया जाएगा। तो ये नाज़रीन बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है उस वो किस तरह से कि देखिए मेडिटेरेनियन सी में हमलों का तो आगाज़ हो गया है, साथ उन्होंने ये प्रेशर भी रखा है, ये अमेरिका, यूरोप सब पे प्रेशर होगा कि अगर वो नेतन्याहू को पीछे नहीं हटाते, यानी वो जंगबंदी के माहदे मुकम्मल जंगबंदी के ऊपर नहीं आते, तो उनके सर के ऊपर दूसरी तलवार लटक रही है। यानी एक तलवार तो आ गई, दूसरी तलवार इस तरह से लटक रही है कि अगर वो जंगबंदी का मायदा नहीं करवाने देते, मतलब तोड़ नहीं चढ़ता नेतन्याहू की वजह से, तो अगली बात ही उनको पता है कि भाई इसके बाद फिर यमन ये भी करने वाला है। तो एक वो प्रेशर के लिए ये रखा गया है। ठीक है, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है जो उन्होंने यहां पर चली है। इस वक्त शदीद खौफ है इसराइल के अंदर, और हमास की देखिए आप पोजीशन किस तरह से स्ट्रांग हो रही है। जो पिछले साढ़े 72 घंटों में इकदामात हुए हैं, दुनिया से जो सपोर्ट आई है, यूनिवर्सिटी से जो सपोर्ट आई है, इस्लामिक और अरब मुल्कों से जो सपोर्ट आई है, यमन के ये जो इकदामात है, अमेरिका जो यहां से भागा है, तो हमास की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हुई है और इसराइल जो है उसके ऑप्शन लिमिटेड हुए हैं और वो तमाम इतराफ से जो है वो गिर चुका है। अब आप देखिए, यही वो चीज़ है, आप अगर पीछे 3 महीने भी चले जाएं तो हमारे व्लॉग्स इस पे मौजूद हैं। हमने आपको कहा था कि अगर ये जंग आगे बढ़ी तो वो वाला फेज दूर नहीं है कि जब इसराइल का जो आखिरी रास्ता है मेडिटेरेनियन सी, जिसके जरिए इस वक्त वो दुनिया से कनेक्ट कर रहा है, दुनिया के साथ अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया से चीज़ें वहां तक पहुंच रही हैं, मेडिटेरेनियन सी आखिरी रास्ता, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। यमन करेगा, हिजबुल्लाह करेगी, ये सारी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बहरा रूम के अंदर महाज खोल देगी और वो आखिरी फेज होगा जब ये तमाम इतराफ से इसराइल का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। तो अगर किसी मुल्क का रास्ता बंद कर दिया जाए मुकम्मल तौर पर तो वो कैसे सर्वाइव कर सकेगा। यानी ऑलरेडी उसको इतना नुकसान हुआ है रेड सी बंद होने से, तो जो थोड़ी बहुत सप्लाई पहुंच रही है, यानी जो सारा कुछ पहुंच रहा है वो उधर से ही पहुंच रहा है ना,
तो अब वो भी बंद होने का ऐलान हो गया। और जो ही रफा ऑपरेशन होगा आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह ऑल आउट वॉर में आ जाएगी और वो भी बहरा रूम के अंदर हमले करना शुरू कर देगी। तो 3 माह पहले 4 माह पहले जो हमने प्रेडिक्शन की थी कि जंग आगे फैली तो ये होगा, आज उसमें एक और चीज जो है वो सच साबित हुई है। अब जरा स्टेटमेंट देखिए, यमनी आर्म्ड फोर्सेस अनाउंसेस द स्टार्ट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 4th फेज ऑफ एस्केलेशन इन द रिस्पांस टू द कंटिन्यूड एग्रेशन। Yemeni armed forces, we will target all ships that violate the navigation ban heading to the ports of the occupied Palestine. If the enemy launches this aggression against Rafah, we will impose comprehensive sanctions on all ships of companies associated with entering the ports of the occupying entity regardless of the nationality. Implementation of the decision begins with the announcement of this statement. अब देखें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है सैंक्शंस। देखें ना, वही जो इसराइल ने और अमेरिका ने टैक्टिक इस्तेमाल करते रहे कि जैसे उनकी बदमाशी है कि वो किसी के ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो आप देखें ईरान ने सैंक्शंस लगाई, अब यमन वही बात कर रहा है कि हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। अगर ये रफा पर ऑपरेशन करेंगे तो इसका मतलब ये क्रिमिनल है, मतलब जैसे ICJ सब ये साबित हो गया कि ये वॉर क्राइम्स कर रहे हैं। तो वॉर क्राइम करने वाली रियासत के साथ जो ट्रेड करेगा उसको अलाउ नहीं है, उसके ऊपर हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। जैसे अमेरिका सैंक्शन लगाता है ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर, जो कुछ करते भी नहीं है फिर भी लग जाती है। तो हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, जो कुछ सैंक्शंस को वायलेट करेगा तो फिर हम हक रखते हैं कि उसके ऊपर उसको जबरदस्ती रोक सके। तो आप देखिए इतनी जबरदस्त हिकमत अमली के साथ, ठीक है, इतने होशो हवास के साथ ये आपसे पहले अरबों ने मुसलमानों ने जंग नहीं लड़ी। यही वजह है कि आज आपको मुसलमान गालिब नजर आ रहे हैं और इसराइल इतना चालाक, इतना मतलब होशियार क्लेवर दुश्मन वो इस वक्त गालिब आ चुका है। ये सारी इस पॉलिटिकल माहौल देखें, यमन वैसे भी तो कह सकता था कि हम हमला करेंगे, सैंक्शंस करेंगे, ये बात नोट कीजिए। अच्छा आगे चलिए, तो हमास ने कांग्रेचुलेट किया है यमन को। वी हाईली वैल्यू द करेजियस पोजीशन अनाउंस्ड बाय द ब्रदर्स इन द लीडरशिप ऑफ द अंसारुल्लाह मूवमेंट एंड द आर्म्ड फोर्सेस इन द यमन। और साथ उन्होंने यह कहा कि तमाम अरबों और तमाम मुसलमानों को इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने की जरूरत है। द यमनी पोजीशन रिप्रेजेंट व्हाट ऑल Arabs and Muslims must adopt and work upon। ये यमन की वो पोजीशन है जिसको अरबों और तमाम मुसलमानों को अडॉप्ट करना चाहिए और इस तरह के एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये नज़ीर टर्निंग पॉइंट इसको कहा जा रहा है। ये अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो जो एक्सपर्ट हैं वो इस हमले को, यानी ये जो बहरा रूम में शुरू हो रहा है, इसको बैटलफील्ड का टर्निंग पॉइंट करार दे रहे हैं। ये इतना बड़ा वाकया हो चुका है, इतना हिस्टोरिक हो चुका है कि मैं 20 मिनट में आपको समझा नहीं सकता। वक्त आएगा कि आप देखते जाइएगा कि अब इसके असरात किस हद तक बढ़ेंगे और ये बहुत प्रेशर क्रिएट करेगा इसराइल को सरेंडर करने के हवाले से ये हमला। और अगर वो सरेंडर नहीं करता, यानी जंगबंदी का मुआहदा नहीं होता, तो फिर आप देखिए कितना बड़ा अखाड़ा सजने वाला है। और तमाम इतराफ से इसराइल पर जब हमले होंगे तो उसको कौन बचाने के लिए आएगा? अमेरिका, यूरोप ने जितना जोर लगाना था वो लगा के चले गए। अच्छा अब जरा हम वाइडर स्केल के ऊपर चलते हैं। जो मैंने आपको कहा कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही। अब ये कोई अफसाना नहीं है, अब ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ठीक है, अब ये हो रहा है, अब ये रियल टाइम के अंदर हो रहा है और हम उसकी जानिब तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन अनाउंस किया है फ्रांस ने कि वो अपनी फोर्सेस जो है वो यूक्रेन में भेज रही है, यानी फ्रांस और बाकी यूरोपियन ताकतें, ठीक है, और इसको सबसे खतरनाक अमल जो है वो करार दिया गया है। इस वक्त चूंकि नाज़रीन अमेरिका मिडिल ईस्ट में ड्रैग हो चुका है, तो उधर रशिया जो है वो बहुत तेजी से पेशरफ्त कर रहा है यूक्रेन के अंदर, यानी बहुत तेजी से वो इलाके फतह करते चला जा रहा है और यूक्रेन इस वक्त ऑलमोस्ट जंग हार चुका है। ये जो उन्होंने $61 बिलियन भेजे उससे भी कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तेजी के साथ वहां पर बढ़ रहा है। तो नेटो फोर्सेस रशिया के बॉर्डर पर हैं, फ्रांस कह रहा है और बाकी यूरोपीय ताकतें मिलकर के हम सब यूक्रेन के अंदर रशिया से लड़ने के लिए फोर्सेस जो है वो भेज रहे हैं। इस अमल को तीसरी आलमी जंग जो है वो करार दिया जा रहा है। पहले आप मैक्रोन का बयान देखिए। मैक्रोन रीअफर्म्स पॉसिबिलिटी ऑफ सेंडिंग ट्रूप्स टू द यूक्रेन। इसके ऊपर रशिया का स्टेटमेंट आया है, मॉस्को वॉर्न्स वाशिंगटन, लंदन एंड ब्रसल्स दैट एनी एग्रेशन अगेंस्ट द क्राइमियन पेनिसुला विल बी फेलियर एंड विल नॉट गो अनआंसर्ड। हंगरी जो कि यूरोप का मुल्क है, उसका जरा देखिए वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। इफ अ नेटो मेंबर सेंड्स फोर्सेस टू यूक्रेन देयर विल बी अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन द अलायंस एंड द रशिया एंड देन अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। हंगरी का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, अगर यहां पर खड़े होकर मैं कोई सेंसेशन फैलाऊं तो आप मुझ पर सवाल उठा सकते हैं कि आप बिला वजह की सेंसेशन फैला रहे हैं। हंगरी का प्राइम मिनिस्टर यह कह रहा है कि
ये हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। जो ही ये फ्रांस भेजेगा और फ्रांस कह रहा है कि हम भेज रहे हैं, तो वहां पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगी और हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। द यूरोपियन यूनियन लीडर्स टॉक अबाउट द वॉर इन यूरोप शोज देयर ट्रू इंटेंशन एंड यूरोप इज प्लेइंग विद फायर। यूरोप जो है वो आग के साथ इस वक्त खेल रहा है। अब नाज़रीन, सूरत हाल यह है कि जब रशिया को पूरी तरह से इंश्योर हो गया है कि यूक्रेन की जंग जीत कर भी यह लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, बल्कि यूरोप और नेटो आएंगे उसके ऊपर हमला करने के लिए, तो वो इधर अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में यहां पर आकर अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहा है और यहां पर अमेरिका को कमजोर कर रहा है, इसराइल को, और जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर वो पूरी तरह से अपनी हेजेमनी चाहता है कि जब ये बड़ी जंग छिड़े तो उसमें ये पूरा जो रीजन है उसका यानी कि कंट्रोल हो रशिया का। ये इस वक्त रशिया, चाइना और ईरान जो है, ये तमाम जो सप्लाई लाइंस हैं इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं और एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करने के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि देखें, रशिया से यूरोप को जाती है या मिडिल ईस्ट से जा रही है, तो अगर यहां मिडिल ईस्ट में रशिया, चाइना और ईरान मुकम्मल तौर पर हेजेमनी कायम कर लेंगे तो फिर सारी दुनिया के जो रिजर्व्स हैं उनके पास आ जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपने इसराइल को हराना है। इसराइल को हराए बगैर आप ये अपना हदफ जो है वो अचीव नहीं कर सकते। इसी के साथ वो अफ्रीका में आ रहा है। इस वक्त अफ्रीका में अमेरिकी बेस के ऊपर रशिया ने आकर कब्जा कर लिया है। वो बेस जो नाइजर के अंदर यानी बनाई थी अमेरिका ने, अब रशियन फोर्सेस वहां पर आकर बैठ गई। आधी जगह पर अमेरिका बैठा हुआ है, आधी जगह पर रूस आकर बैठ गया है। बनाई अमेरिका ने है और नाइजर अमेरिका को कह रहा है कि यहां से निकलो। यानी इतनी खतरनाक सूरत हाल वहां पर हो चुकी है ना। ये रशिया का स्टेटमेंट देखिए, रशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन डिफेंस कॉपरेशन एंड विल कंटिन्यू टू डेवलप इट। कि रशिया और जो अफ्रीकन ममालिक हैं वो अपना डिफेंस पैक्ट बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। फिर उन्होंने कहा द फ्रेंच प्रेसिडेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द सेंडिंग फोर्सेस टू यूक्रेन आर वेरी वेरी डेंजरस। फिर अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आया कि ये जो रशिया आकर बैठ गया नाइजर में और बाकी अफ्रीका में, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। वी कंटिन्यू टू मॉनिटर द सिचुएशन at our air base at Naimi airport and take necessary measures to ensure the security of our forces। ठीक है, तो अब ये अफ्रीकी ग्रेड गेम आपको सारी पता है, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि वहां पर जितना उधर कॉर्नर कर रहे हैं, जितना रशिया को उधर धमकियां लगा रहे हैं, रशिया जो है वो यहाँ मिडल ईस्ट में आ रहा है, वो बरअज़म अफ्रीका में आ रहा है। ठीक है, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, अपनी फोर्सेस भेज रहा है। मुकम्मल इमदाद इस वक्त फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों को जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, चाइना ने आज कल यानी कि अपना एयरक्राफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, जदीद तरीन एयरक्राफ्ट जो है वो पहली दफा मैदान में उतार दिया। चाइना टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो आप जरा देखिए किस तरह से फलस्तीन और उसका जो ब्लॉक है वो तगड़ा हो रहा है। जदीद से जदीद वेपन वो बना रहे हैं, एक एक रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा रहे हैं। और आप दुनिया में देख रहे हैं हर तरफ से आलमी जंग की इस वक्त आवाजें उठ रही हैं। और जरूरी नहीं है कि चाइना इस वक्त डायरेक्टली आकर उसमें लड़ेगा। चाइना जैसे इस वक्त उसकी स्ट्रेटेजी है कि वो इकोनॉमिकली ईरान और रशिया को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी। अब होने क्या जा रहा है, देखिए नाज़रीन, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दुनिया के हाथ से मामलात निकल चुके हैं। जो कुछ गजा में पिछले 7 माह में होता रहा है, दुनिया का तब फर्ज बनता था कि वो वहां पर जाकर रोकते। दुनिया ने नहीं रोका, दुनिया के हाथ से मामलात निकल चुके हैं। ठीक है, हम एक बड़ी तबाही और बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, हम थोड़ा सा अमन की चूंकि ख्वाहिश रखने वाले हैं, तो अगर अमन की कोई रास्ता हम निकालें कि अच्छा कोई ऑप्शन मौजूद है, तो नाज़रीन ऑप्शन यह है कि नेतन्याहू को फारिग किया जाए। ये जो जंगबंदी का माहदा इस वक्त ज़ेरे बहस है, इसको मुकम्मल किया जाए और मुकम्मल जंगबंदी जो है वो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो करवाई जाए। ठीक है, इसके बगैर आपके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है और ये भी आपको चंद साल एक आलमी जंग से रोकेगा। क्योंकि देखें, जो दुनिया को ताकतें चला रही हैं वो अमन की तरफ नहीं जा रही। आपने यूक्रेन की जंग बिला वजह छेड़ दी, ला हासिल जंग। अब जरा देखिए, यूक्रेन में रशिया जीत भी जाता है तो कह रहे हैं कि मतलब लड़ाई तो फिर भी खत्म नहीं हो रही, तो फिर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है वो शुरू हो जाएगी और रशिया क्या सरेंडर करके पीछे हट जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसे कॉन्फ्लिक्ट छेड़े हुए हैं जिसका कोई सद्देबाब नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई ऑप्शन है कि दुनिया को आप प्रिवेंट कर सकते हैं फिलहाल एक बड़ी जंग से, तो वो ये है कि आप मिडिल ईस्ट में जंग बंद करवाएं, फलस्तीन में, गजा में। उसकी वजह यह है कि देखें, जब मिडिल ईस्ट में जंग बंद हो जाएगी तो दुनिया का फोकस यूक्रेन जंग के ऊपर चला जाएगा और फिर सारी दुनिया इकट्ठी होकर बैठेगी कि इसका कोई हल निकालें। अगर ये मिडिल ईस्ट की जंग फैल गई, ये मुआहदा ना हुआ, रफा ऑपरेशन हो गया, जंग फैल जाएगी, वाज़ेह तौर पर आप देख रहे हैं, तो फिर दुनिया साकिन हो जाएगी मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका साकिन हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। तो दुनिया में कोई लीडरशिप, कोई इदारा ऑलरेडी नहीं है कि जो आपको टेबल के ऊपर बिठाकर कोई कंप्रीहेंसिव मुज़ाकरात कर सके, कोई कंप्रीहेंसिव आप बात कर सके, किसी नतीजे के ऊपर पहुंच सके। ऑलरेडी अरब्स ने अब अमेरिका को कह दिया है कि अगर नेतन्याहू इस दफ़ा ना माना
तो फिर आप जाने और ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जाने, ये फिर हमसे कोई तवक्को ना रखें, फिर ये आप इनको संभालें, ठीक है। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर सारी दुनिया इधर इंगेज हो जाएगी, ना कहीं मुज़ाकरात होंगे, ना कहीं डिस्कशंस होगी, ना कहीं डिबेट होगी जंगबंदी की, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। अगर यहां पर आप जंगबंदी करते हैं और आज़ादी फ़लस्तीन करते हैं तो फिर आपके पास कुछ चांस है इस आलमी जंग को रोकने का, कि दुनिया फिर बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो यूक्रेन की जंग चल रही है, उसको रोकने की तरफ अपनी तवज्जो देगी। तो नेतन्याहू को तो देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जंगबंदी का मायदा होगा, लेकिन बहरहाल हम होपफुल हैं, अमन की ख्वाहिश हम रखने वाले हैं, हम चाहते हैं कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो, तो इसलिए हम होपफुल ज़रूर हैं। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दुनिया के हाथ से मामलात निकल गए हैं। ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।